अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है, लोग बजट के बारे में कयास लगाने लग जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार इस चीज पर नजर रखते हैं कि कौन सा आइटम अब की बार सस्ता होगा या कौन सा महंगा होगा। क्या इस बार भी त्योहारों का इंतजार करना पड़ेगा, जब सेल सीजन आएगा तभी हम खरीद पाएंगे, या पुराना खरीदना ही बेहतर होगा। खाली मध्यम वर्गीय परिवार ही नहीं, पूरा देश अक्सर बजट का इंतजार कर रहा होता है। वो लोग जिनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं, वो भी बजट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया और बहुत बड़ी घोषणाएं उस बजट के दौरान की गई। उनमें से एक बड़ी घोषणा जो थी वो ये थी कि लगभग 300 से ज़्यादा पीएसयूज जो हैं उन्हें अब डिसइन्वेस्ट किया जाएगा या सेल किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय सरकार पीएसयूज की संख्या रिड्यूस करके लगभग 25 से 30 के करीब ले आएगी। वो पीएसयूज कौन कौन से हैं, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। परंतु आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं कि इसी बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की, और वो घोषणा ये थी कि 2 सरकारी बैंक उन्हें प्राइवेट किया जाएगा, यानी डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी। मैं करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या क्राइटेरिया है और क्यों सरकार ये कदम उठा रही है। क्या इसके फायदे होंगे इकोनॉमी को, सरकार को, देश को, या इसका कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह बताया कि 2 सरकारी बैंक जो डिसइन्वेस्ट किए जाएंगे या जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, वो नीति आयोग की रिकमेंडेशन पर किया जाएगा। तो अभी नीति आयोग बैठेगा, वो ढूंढेगा कि कौन से वो 2 बैंक हैं जिन्हें डिसइन्वेस्ट किया जाना चाहिए या प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद कोर मेंबर ऑफ कैबिनेट आप कह सकते हैं, नीति आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसके ऊपर एक फैसला लेगी और 2 बैंकों के नाम जनता के सामने आएंगे कि ये 2 सरकारी बैंक है जिन्हें अब प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीबीआई, अक्सर हम उसे प्राइवेट बैंक ही मानते हैं, परंतु अगर आप जानते हैं तो आईडीबीआई की जो मालिक है या जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो एलआईसी के पास है। और हम ये जानते हैं कि एलआईसी भी डिसइन्वेस्टमेंट की ओर जा चुका है। सरकार ने इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है। तो 2 सरकारी बैंकों के अलावा आईडीबीआई भी एक ऐसा बैंक होगा जो कंप्लीटली प्राइवेट हो जाएगा। हालांकि आरबीआई की बुक्स अगर आप चेक करेंगे तो आईडीबीआई को ऑलरेडी एक प्राइवेट बैंक का स्टेटस मिला हुआ है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि जब मेजर ओनरशिप जो है वो एक सरकारी फर्म या पीएसयू के पास है, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे अर्थशास्त्री आईडीबीआई को भी एक सरकारी बैंक की तरह ही देखते हैं। क्या कारण है? लगभग आप लोग जानते होंगे, लगभग 51 साल हो चुके हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को। इंदिरा गांधी जी की रिजीम में ये हुआ था जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। परंतु हम सब ये जानते हैं कि सरकारी बैंक्स जो हैं उनके ऊपर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है वो है एनपीएस का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और सरकारी बैंक्स का एनपीएस इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि बैंक्स के लिए सस्टेन कर पाना गवर्नमेंट की मदद के बगैर असंभव सा दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा एक कारण जो है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो ये भी निकल कर सामने आता है। तो सरकार क्यों कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट इन बैंक्स में, क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हम जा रहे हैं? इसके 2 बड़े बड़े कारण दिखाई देते हैं। एक तो ये कि भारतीय सरकार को बहुत पैसा डालना पड़ता है इन सिक बैंकिंग यूनिट्स के अंदर। सिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमेशा ही अंडर परफॉर्म करते आए हैं। अगर हम बात करें तो सितंबर 2019 में भारतीय सरकार ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में डाले थे। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए सरकार ने बैंकों में डाले थे। वहीं पर एक और माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार बैंकों में पैसा डाल सकती है, उसे कहा जाता है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। और फाइनेंशियल ईयर 2019 में लगभग 1.06 लाख करोड़ के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू सरकार ने पैसा डाला था इन बैंकों में।
पेंडेमिक का दौर चल रहा है। काफ़ी हद तक वैक्सीन आने के बाद इकॉनमी में नई तरंग जागी है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। हर वो देश जो इसकी वजह से इकोनॉमिकली बैकफुट पर चला गया था, अब अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो इकोनॉमी में फ्रंट फुट पर फिर से आ जाए और जो बाजार है वो सुचारू रूप से चले। तो एक कारण सरकार ये भी देती है कि पेंडेमिक के असर जो है पेंडेमिक का, वो 2021 के अंदर हमें दिखाई देने वाला है। अगर हम आरबीआई की रीसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के हिसाब से पेंडेमिक का असर क्या होगा एनपीएस पर। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि ग्रॉस एनपीए रेशो जो है सभी कमर्शियल बैंक्स की, वो 7.5% थी सितंबर 2020 में, परंतु इनका यह अंदाजा है कि सितंबर 2021 तक ये बढ़कर 13.5% हो जाएगी। तो आप एक बहुत बड़ा उछाल देख रहे हैं, लगभग 6% का। और एनपीएस के अंदर 6% की ग्रोथ, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कर्टेल करने के लिए या इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कितना पैसा डालना पड़ेगा। इन दो सरकारी बैंकों को अगर सरकार प्राइवेटाइज करती है तो सरकार जो पैसा, जो धन इससे एकत्रित करेगी, सरकार की हमेशा एक नीति होती है, वो ये है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सुचारू रूप से मिलती रहनी चाहिए, जैसे शिक्षा, पीने के लिए जल, खान पीन की सुविधाएं, या हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं होती हैं, सरकार उन पर फोकस ज़्यादा डालती है। बात करते हैं कि बैंकों को प्राइवेटाइज करने के पक्ष में कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि बैंकों का जो शेयर है या जो लोन मार्केट है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स ने अपना परसेंटेज शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट बैंक्स का मार्केट शेयर इन लोन्स जो है वो जहां 2020 में 36% है, वहीं पर 2015 में ये मात्र 21.36% था। यानी लगभग 15% की बढ़ोतरी आप इसमें देख सकते हैं। जो एक दूसरे ट्रेंड की ओर इशारा करता है वो ये है कि शायद अब आम नागरिक सरकारी बैंकों के चक्कर खाने की बजाय प्राइवेट बैंक जाना ज़्यादा पसंद करता है, जहां पर काम सहूलियत से होता है और जल्दी होता है। वहीं पर अगर हम सरकारी बैंकों के मार्केट शेयर की बात करें लोन सेगमेंट में, तो वो जहां पहले 74.28% होता था, वो अब गिरकर मात्र 59.8% रह गया है। तो वो जो शिफ्ट है एक लोगों की सोच के अंदर, वो क्लियरली दिखाई देता है यहाँ पर, और शायद सरकार भी इसी शिफ्ट के नज़रिए से या इसी शिफ्ट को दिमाग में रखते हुए ये कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो कंपटीशन की वजह से हमेशा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वो अपने ग्राहकों से जुड़े रहना चाहते हैं और उन्हें अलग अलग सुविधाएं देते रहते हैं, जिससे कि उनका बैंकिंग करने का जो काम है वो आसान हो सके, जिससे कि ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े, ज़्यादा फॉर्म ना भरने पड़े, और विद अ क्लिक कस्टमर जो है वो अपना बैंकिंग का काम निपटा सके। इसी में एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ HDFC बैंक का। 1994 में स्थापित ये बैंक, आप अगर देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इस बैंक की है वो आज की डेट में लगभग 8.8 लाख करोड़ है। वहीं पर भारत के सबसे बड़े बैंक कहे जाने वाले SBI, जिसकी ब्रांच आपको हर शहर में मिल जाती है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मात्र 3.5 लाख करोड़ है। तो इतना डिफरेंस आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्राहक है वो प्राइवेट बैंकों पर अपना भरोसा निरंतर बढ़ाता जा रहा है। ये तो बात हुई इनके पक्ष में, पर इनके विपक्ष में क्या बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो प्राइवेट बैंकों के विपक्ष में है वो है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। गवर्नेंस जो है, अगर आरबीआई ढंग से इंटरवीन नहीं कर पाती है या ट्रांसपेरेंट ना होते हुए, जैसे कि 2015 में जब आरबीआई ने संज्ञान लिया था प्राइवेट बैंकों से, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडिंग येस बैंक अपने एनपीएस को अंडर रिपोर्ट कर गए थे, यानी कम रिपोर्ट किया था उन्होंने। और शायद यही एक कारण है कि येस बैंक का जो पिछले समय में राणा कपूर जी का हाल हुआ वो सबको मालूम है।
वहीं पर जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। शायद यही एक कारण है कि कभी भारत में रोल मॉडल की तरह देखे जाने वाली चंदा कोचर जी, जो आईसीआईसी की सीईओ और एमडी थी, वो आज सलाखों के पीछे हैं। जो लोन का उन्होंने एक इलीगल तरीका अपनाया था अपने पति की कंपनी को फेवर देने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नेंस के ऊपर या ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारत में कमेटीज बनाई गई हों जिनकी रिकमेंडेशंस आई हों कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे हैंडल किया जाए? जी, ऐसा हुआ। मैं आपको बताता हूं कि कुछ कमेटियां और उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कमेटीज की रिकमेंडेशंस क्या थी। आप ये पाएंगे कि हर एक कमेटी की रिकमेंडेशन में एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि वो ये कहते थे कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी जो है पीएसयूज के अंदर वो कम कर देनी चाहिए और 51% से नीचे ले आनी चाहिए। द नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने ये कहा था कि अपनी हिस्सेदारी 33% तक रोक देनी चाहिए। वहीं पर पीजे नायक कमेटी का ये कहना था कि 50% से कुछ भी कम, कुछ भी चलेगा, आप उसे उससे कम कीजिए। यूपीए गवर्नमेंट के 2014 से एक दशक का इनका लगभग आप कह सकते हैं कि सरकार थी। 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्टेप नहीं लिए थे, थोड़ा रिफ्रेन कर गई थी अपने आप को। बाकी जगह पर इन्होंने ज़रूर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान किया था, परंतु बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने ऐसा नहीं किया था। पर पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो ये तो काफ़ी ही क्लियर हो चुका है या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि ये सरकार जो है भारत को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। खैर, ये थे कुछ तथ्य जुड़े हुए बैंकिंग सेक्टर से, क्यों इन दो बैंक्स को, सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में इस खबर को सुनने के बाद अगर कोई मंशा थी या कोई शक था तो उसका हमने ज़रूर निवारण किया होगा। परंतु फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द उसकी पूर्ण जानकारी आप तक ला सकें। बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद।